हाय स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सीखने से पहले आइए कुछ बातों को समझते हैं। क्या हम किराने की दुकान में खाता लिखने वालों को और सुपरमार्केट में बिलों का भुगतान करने वाले कर्मचारियों को अकाउंटेंट नहीं कहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अकाउंटेंट को कौन से काम करने चाहिए? एक वास्तविक लेखाकार वह व्यक्ति होता है जो सभी चीजों को जानता है, जैसे विभिन्न विभागों में सभी लेखांकन का प्रबंधन करना, दाखिल करना, इसके कानूनी पहलुओं को समझना और आवश्यक फाइलों को ठीक करना आदि। टैली क्लास सीख रही है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे की जाती है। टैली सीखते समय ऐसा करने से फाइलिंग और टैक्स कानून नहीं सीखे जा सकते। जब हम सामान्य लेखांकन के बारे में सुनते हैं तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह है जीएसटी। लेकिन क्या अकाउंटिंग में सिर्फ जीएसटी ही होता है? क्या आम आदमी के जीवन में जीएसटी का लेखा जोखा जरूरी है? नहीं, क्योंकि केवल वे लोग जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें जीएसटी दाखिल करने की आवश्यकता है। लेकिन आइए देखें कि एक आम आदमी को फाइल करने की क्या जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते में एक वर्ष में 3 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को आयकर दाखिल करना होगा। 3 लाख के स्लैब में बदलाव हो सकता है, ठीक है। ऐसे कई आम लोग हैं जिनका एक साल का कुल बैंक स्टेटमेंट 3 लाख से ज्यादा है। इन सभी को अनिवार्य रूप से पैन कार्ड बनवाना होगा और इनकम टैक्स फाइल करना होगा। फिर इनकम टैक्स अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा और आयकर सभी संस्थाओं के लिए दायर किया जाना चाहिए। 2 करोड़ से ऊपर का कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए ऑडिटिंग और इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, 20 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाली हर कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाली संस्था के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है। इसी तरह यदि किसी संगठन में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो ईएसआई या कर्मचारी राज्य बीमा अनिवार्य है। इस योजना का उद्देश्य काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को लाभ, श्रमिकों के आश्रितों को चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करना है। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता के वेतन से ईएसआई को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। फिर इन गणनाओं को करने के लिए लेखा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह अगर किसी संगठन में 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो पीएफ या भविष्य निधि पंजीकृत है। पीएफ पंजीकरण एक पेंशन योजना है जो श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु, वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रिटायरमेंट के दौरान पीएफ स्कीम के जरिए अच्छी रकम मिलती है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पीएफ पंजीकरण और भुगतान आवश्यक है। तो नेक्स्ट टीडीएस है, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का भुगतान विभिन्न मामलों में किया जाता है, जैसे कि जब आयकर स्लैब सीमा से अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है, जब जमीन 50 लाख से ऊपर बेची जाती है, जब कुछ अनुबंध कार्य किया जाता है, जब लॉटरी पुरस्कार प्राप्त होता है, कमीशन राशि का भुगतान किया जाता है आदि। उदाहरण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों को टीडीएस नहीं देना होता है, या 2.5 लाख से कम सैलरी और कमीशन देने वालों और संस्थानों को टीडीएस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर किसी संस्था के कर्मचारी को साल में 2.5 लाख से ज्यादा सैलरी दी जाती है तो बाकी रकम पर टीडीएस देना होता है। ये राशि संगठन द्वारा वेतन से काट ली जानी चाहिए और संगठन द्वारा ही टीडीएस दाखिल किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर आपको बैंक से 10,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो आपको बैंक के ब्याज से टीडीएस देना होगा। ऐसे में टीडीएस रजिस्ट्रार लेना चाहिए। फिर आपको टैन नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर मिलेगा। इस टैन नंबर का उपयोग करके टीडीएस फाइल किया जाना चाहिए। इसलिए एक अकाउंटेंट के लिए केवल जीएसटी करना ही पर्याप्त नहीं है। एएसआई, पीएफ, टीडीएस, जीएसटी, टीसीएस, इनकम टैक्स आदि जैसे सभी खातों को टैली जैसे सॉफ्टवेयर में किया जाना चाहिए और सभी रिटर्न फाइलिंग की जानी चाहिए। लेकिन जो लोग सुपरमार्केट में बिल भरते हैं उन्हें अकाउंटेंट कहा जाता है। लेकिन एक अकाउंटेंट को उपरोक्त सभी अनुभागों, उसके नियमों और उपवर्गों और सभी प्रकार की फाइलिंग को जानना और अभ्यास करना चाहिए। हम यहाँ यही सीख रहे हैं।
अब अगर कोई कंपनी विदेश से भारत में कोई सेवा या सामान आयात करती है तो उसे कस्टम्स ड्यूटी देना होता है, और इस प्रकार के माल की एमआरपी निर्धारित करने, माल के मूल्य को डॉलर से भारतीय रुपये में परिवर्तित करने और उन्हें स्टॉक में रखने जैसे सभी कार्य आयात करने वाली कंपनी के लेखाकार द्वारा किए जाने चाहिए। इस प्रकार के विभिन्न विभागों में अकाउंटिंग और फाइलिंग के बाद साल के अंत में उस एक साल के हिसाब किताब की जांच परीक्षा करके ये पता लगाना होता है कि कितना मुनाफा हुआ है, फिर इनकम टैक्स फाइल करना होता है। इस प्रक्रिया के बाद एक फर्म में एक साल का लेखांकन कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन अगर यह संगठन केंद्र सरकार के मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक कॉर्पोरेट कंपनी है तो साल के अंत में ऑडिटिंग और इनकम टैक्स फाइलिंग के बाद आरओसी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइल की जानी चाहिए। इस फाइलिंग में कंपनी द्वारा इस साल की गई सभी गतिविधियों का ऑडिट किया जाना चाहिए और आयकर दाखिल किया जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से ये कंपनी अब काम नहीं कर रही है। भले ही कंपनी काम नहीं कर रही हो, हर साल ऑडिट, इनकम टैक्स और आरओसी फाइल करना होगा। जीएसटी फाइलिंग भी एक ही है। एक बार जीएसटी दर्ज हो जाने के बाद चाहे कोई व्यवसाय हो या ना हो, हर महीने जीएसटी दाखिल करना होगा। अगर कारोबार नहीं है तो नील रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब आप विभिन्न प्रकार के लेखांकन के बारे में एक मोटा विचार प्राप्त कर चुके हैं। टैली में हम प्रैक्टिकल रूप से इन सभी प्रकार के खातों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि प्रत्येक विभाग का हिसाब है, उस विभाग के बारे में अधिक वर्ग होंगे। आइए अगली कक्षा में देखें कि इन्हें टैली में कैसे किया जाता है। अब देखते हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और नई कंपनी शुरू करते समय अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। पहली बार एक फर्म शुरू करते समय कैपिटल की आवश्यकता होती है। एक संगठन शुरू करते समय मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल लगानी चाहिए। यानी कंपनी शुरू करने के लिए आपको अपने हाथ में 1 लाख रुपए रखने की जरूरत है। इस 1 लाख रुपए को टैली में कैपिटल के रूप में लगाना चाहिए। यह 1 लाख रुपए यहाँ दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि बैंक खाते में 35,000 रुपये और नकद में 65,000 रुपये हैं। इसे टैली में दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार टैली में कैपिटल लगाकर इस धन का उपयोग कर कार्यालय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करनी चाहिए। माल खरीदने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार इस संस्था में होने वाला सारा खर्च इसी कैपिटल से ही लिया जाना चाहिए। फिर यह राशि कैपिटल से काट ली जाएगी। यानी इस संस्था के लिए जो कुछ भी किया जाए, पैसा सिर्फ कैपिटल से ही लिया जा सकता है। ये फोटो देखें। इस कंपनी में खरीदने और बेचने के सभी लेन देन पहले कॉलम में दिए गए हैं। दूसरा कॉलम दिखाता है कि इसका भुगतान कैसे किया जाता है। कुछ का भुगतान नकद में किया जाता है, कुछ का बैंक के माध्यम से। तीसरा कॉलम दिखाता है कि बैंक में कितना पैसा बचा है और कितनी नकदी हाथ में है। अगला, आइए पहले ट्रांजैक्शन को देखें। ऑफिस कक्ष के लिए कक्ष ओनर को 25,000 रुपये की एडवांस दी गई। ये बैंक द्वारा नहीं दिया गया था, ये कैश में दिया गया था। कैपिटल अमाउंट 65,000 रुपये कैश थी, जिसमें से 25,000 रुपये अग्रिम और शेष कैश 40,000 रुपये होगा। इसे तीसरे कॉलम में दिखाया गया है। लेकिन बैंक में 35,000 की कैपिटल का उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान दें कि पहले कॉलम में हमने रूम एडवांस दिया है। इसके लिए सबूत चाहिए। इसी तरह पहले कॉलम में जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उसे प्रूफ की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए खरीदने और बेचने, श्रमिकों को सैलरी का भुगतान करने आदि जैसे लेन देन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। टैली में एक भी असत्यापित एंट्री दर्ज न करें। पहले कॉलम में हमने जो किया है वह ऑफिस रूम लेने के लिए दिया गया एडवांस है। इसका प्रमाण कमरे के मालिक और किराएदारों के बीच हुआ समझौता है। इसके लिए आवश्यक प्रमाण 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ अनुबंध है। इसे प्रथम कॉलम में एंट्री के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इसे दूसरे कॉलम में 25,000 रुपये के एडवांस के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कमरे के मालिक को एक रसीद लिखनी होगी कि एडवांस प्राप्त हो गया है। इस रसीद पर 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप लगा होना चाहिए और उस स्टाम्प पर उस कमरे के मालिक का सिग्नेचर होना चाहिए जिससे पैसा खरीदा गया हो। इस रसीद को दूसरे कॉलम में सबूत के तौर पर रखना चाहिए। पहले कॉलम में सबूत के तौर पर रूम एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन अगर बैंक के माध्यम से एडवांस भुगतान किया जाता है तो इस रसीद की आवश्यकता नहीं होती है। ये राशि बैंक स्टेटमेंट में होगी। यदि बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो दूसरे कॉलम में बैंक स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टैली में बैंक रेकन्सिलिएशन यही करता है। यदि भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है तो दूसरे भुगतान कॉलम में बैंक स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि भुगतान नकद में किया गया है तो दूसरे कॉलम में कैश रसीद को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे आइए तीसरे कॉलम को देखें। इसमें कैश इन हैंड बैलेंस 40,000 रुपये है। बैंक में 35,000, कैपिटल से 25,000 नकद लिए और कमरे के लिए एडवांस दे दिया। अब 40,000 बचे हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन एंटर करते समय क्या करना चाहिए। यदि कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो बिल और भुगतान का प्रमाण रखा जाना चाहिए। अगला दूसरा ट्रांजैक्शन देखें। फर्नीचर खरीदा। बैंक के माध्यम से 30,000 का भुगतान किया गया था। तब बैंक में बैलेंस सिर्फ 5,000 रुपये होता है। फर्नीचर खरीदते समय प्राप्त चालान को पहले कॉलम में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे कॉलम में बैंक स्टेटमेंट को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला तीसरा लेनदेन देखें। 15,000 ऑफिस में बिजली के काम करने की लागत है। ये राशि कैश में दी गई थी। फिर तीसरे कॉलम में अब कैश बैलेंस 25,000 है। इसके प्रमाण के रूप में बिल और भुगतान की रसीद रखनी चाहिए। अगला चौथा ट्रांजैक्शन है। बिजली बिल का भुगतान 5,000 रुपये। फिर हाथ में कैश नहीं रहता। इसके प्रमाण के तौर पर बिजली का बिल और भुगतान की रसीद रखनी चाहिए। अगला पांचवां ट्रांजैक्शन है। स्टाफ के सैलरी का भुगतान 25,000 रुपये किया जाता है। इससे हाथ में रखा कैश सब खत्म हो गया। इसी तरह बैंक में भी पैसा खत्म हो गया है। अगला छठा ट्रांजैक्शन है। यह एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बेचती है। तो इस संस्था में फ़ोन बेचने के लिए नया मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ता है। लेकिन अब इस कंपनी के खाते में पैसे नहीं हैं। बैंक में और कैश इन हैंड में कैश खत्म हो गया है। यदि प्रतिष्ठान एक प्रोप्राइटरशिप है, ऐसी स्थिति आने पर लोन लेना चाहिए या कंपनी के मालिक का पैसा जमा कराना चाहिए। लेकिन अगर फर्म एक पार्टनरशिप है, जो इस कंपनी के पार्टनर हैं, वे इस कंपनी के संचालन के लिए पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें बाहरी लोगों का पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर वे पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं तो कंपनी माल उधार ले सकती है। ये छठा ट्रांजैक्शन यही दर्शाता है। मोबाइल फ़ोन यहाँ उधार लिया जाता है। फिर टैली में क्रेडिट के रूप में 60,000 रुपये दर्ज करें। इस ट्रांजैक्शन में पहले कॉलम में मोबाइल फ़ोन की खरीद के बिल को प्रमाण के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और दूसरे कॉलम में क्रेडिट नोट को ऋण के प्रमाण के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बावजूद हर ट्रांजैक्शन के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। ये सब एक फाइल में रखा जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए। अब चलते हैं अगली कक्षा की ओर। उसके लिए ऊपर कंप्लीट बटन पर क्लिक करें।